वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। आदाब नाजरीन, जिक्र हसरत मोहानी का चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने मौलाना फजलुल हसन हजरत मोहानी की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की थी। उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से रूशनास हुए थे। आज फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो आइए मिलते हैं हजरत मोहानी से। वो शुरू में कांग्रेस के सरगर्म रुकन थे, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी उनके ख्यालात की तेजगामी का साथ न दे सकी। वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए। जब मुस्लिम लीग ने तहरीक आज़ादी के ताल्लुक से तहरीक खिलाफत शुरू की, जिसे महात्मा गांधी की सरपरस्ती हासिल थी, तो 1920 में मौलाना भी खिलाफत कमेटी में शामिल हो गए और अपनी कोशिशों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग दिया। अल्लाह रे हुस्न यार की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। नहीं आती तो याद उसकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उसकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। अब किस बात पर सर धुना जा रहा है? दीवाने मुकम्मल। अपने ही अशार पढ़ रहा हूँ और ये सोचकर हैरान हूँ कि क्या ये सब मैंने ही लिखा है। बेगम, उस पाक ज़ात का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आप जैसी नेक खातून को मुझे जिंदगी में साथ बख्शा। आप मेरा कितना ख्याल रखती, मेरी तुकबंदियों को दीवान की हैसियत बख्शती। तुकबंदियां। आपके तो हर शेर में फलसफा है, खूबसूरती है, गहराई है, और आप कहते हैं तुकबंदियां हैं। अब इस तरह की बेतुकी बातें करेंगे तो कौन आपके नजरिए से इत्तेफाक रखेगा? बेगम, आपकी तरह अगर लोग भी नाइत्तफाकियों में मोहब्बत और हमदर्दी का सबूत दें तो क्या बात है, लेकिन शदीद तकलीफ होती है जब लोग मेरे मुकम्मल आज़ादी के मुतालबे को गैर ज़रूरी बात समझते हैं। गांधी जी डोमिनियन स्टेटस में खुश हैं। मैं समझता था मिस्टर जिन्ना अलग तर्ज फिक्र के आदमी हैं, इसीलिए मैं मुस्लिम लीग में शामिल हूँ। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मुस्लिम लीग को अपने मुकम्मल आज़ादी का तस्वुर से हमकिनार नहीं कर सकूंगा। नहीं कर सकूंगा। लीग छोड़ने के बाद हसरत का सोशलिज्म की तरफ झुकाव बढ़ गया। अभी हसरत सोशलिस्ट पार्टी के साथ कुछ दूर चले ही थे, मगर ये पार्टी भी आपकी कसौटी पर पूरी न उतरी, तो हसरत ने उसे भी छोड़ दिया। कम्युनिज्म की तरफ माइल हुए और फरमाया, तकमीले इलाजे दुनियावी को हसरत है, ख्वाहिशे हुस्ने आफियत भी लाजिम, दरवेशो इनकलाब है मसलक मेरा, सूफी मोमिन हूँ इश्तराकी मुस्लिम। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बानियों में से एक हैं। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस 1925 में बमकाम कानपुर मुनक़िद हुई थी। इसके रूहे रवां हसरत ही थे।
1905 में ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बंबई में मुनक़िद हुई। मौलाना हसरत ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और यहीं से हसरत विदेशी माल के बॉयकॉट और स्वदेशी तहरीक के मुबल्लिग बन गए। उर्दू मोहल्ला में उन्होंने स्वदेशी तहरीक पर मज़ामीन लिखे। हसरत का मानना था कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिंदुस्तानियों की हालत का सुधारना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि उन्होंने खिलाफत स्टोर लिमिटेड की बुनियाद रखी। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखे हुजूर। शुक्रिया। मियाँ, तुम आदमी हो या जिन? जी। पहले तुम शायर थे, हाँ, फिर पॉलिटिशियन बने, ठीक, और अब ये सब तामझाम लगा के बन गए। मेरे बनिए बनने में आपका जबरदस्त दखल है मौलाना। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास स्टोर खोलने के लिए सरमाया तो था नहीं। आपके तवस्सुस से सर फाजिल भाई और करीम भाई तक रसाई हासिल हुई, माली इमदाद मिली और ये स्टोर वजूद में आ गया। मियाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। आपका ये स्टोर खूब फले फूले और दूर दूर तक ये पैगाम पहुँचे कि अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए इक्तिसादी तरक्की बेहद ज़रूरी है। दुरुस्त फरमाया मौलाना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 1906 में स्वदेशी तहरीक खूब परवान चढ़ी। विदेशी माल और कपड़े हर तरफ जलाए जा रहे थे। मौलाना हसरत मोहानी ने ऐसे में इस तहरीक को तक़वियत बरतने की गरज से सर फाजिल भाई करीम भाई से कर्ज लेकर कानपुर में स्वदेशी कपड़े का स्टोर खोलने के बाद दूसरे मकामात पर भी ऐसे स्टोर खुलवाए। इन स्टोर्स की खूब बिक्री हुई। मौलाना हसरत मोहानी स्वदेशी तहरीक के जबरदस्त हामी थे। माघ पोस का महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आप एक घर में मेहमान थे। आपके साथ मौलाना अब्दुल्ला काफी और शाह नजीर अहमद भी थे। तो ये गुरजियाँ जिन्हें मुकद्दस दरगाहों का मर्तबा हासिल था, मोहान में ही थी। बस्ती से बाहर हर जुमारात को हिंदू और मुसलमान अक़ीदतमंद मिठाइयों के दोने उन पर चढ़ाया करते, नजर नियाज किया करते। मैं और मेरा दोस्त अकबर हसन हर जुमेरात की शाम को वहाँ पहुँच जाया था। लोग जब मुरादें मांग कर घर लौटते तो मिठाइयों से भरे दोने हमारे होते, जिन्हें आप दोनों नदी किनारे बैठकर नौश फरमाया करते थे। क्यों? दुरुस्त फरमाया आपने। गोया आप लड़कपन में बहुत शरीर थे। आप लोगों के बिस्तर तैयार हैं, आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। हाँ, रात काफी हो गई, चलिए तशरीफ ले जाइए। ला हौल वला कुव्वत। क्या हुआ मौलाना? कंबल क्यों फेंक दिया? इस पर मेड इन इंग्लैंड लिखा है। तो क्या? मेरे लिए इसका ओढ़ना हराम है।
मौलाना बहुत शदीद सर्दी है, खुदा ना खास्ता कहीं तबीयत नासाज हो गई तो? मुझे सर्दी क्या परेशान करेगी, जब अंग्रेजी जेलों की सख्तियां ही मुझे परेशान नहीं कर पाई तो। खैर, आप लोग आराम फरमाएं। मौलाना हसरत ने जिंदगी भर ना तो अंग्रेजी कपड़े पहने, ना कोई विदेशी चीज़ इस्तेमाल की। हंगामे से पूर्ण जिंदगी गुजारने के बावजूद हसरत अपने मुनफरिद सियासी नज़रिए की वजह से हमेशा तन्हा रहे। सैयद सुलेमान नदवी आजमगढ़ में नदवतुल मुसन्निफीन से ताल्लुक़ रखते थे। आप पाए के सीरत निगार, मौर्रिख और अदीब थे, जिन्होंने अल्लामा शिबली नौमानी का अधूरा काम पूरा किया था। हसरत के इंतकाल पर बकौल मौलाना सुलेमान नदवी, हसरत रुखसत, तू तन्हा आया था, तन्हा रहा, तन्हा गया। यकीनन जद्दोजहद आज़ादी में शामिल दूसरे सियासी रहनुमाओं ने कभी आपके नज़रिए से इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन अज़दवाजी जिंदगी में आपकी साथी थीं निशातुन्निसा बेगम, जो आपकी बीवी होने के साथ साथ आपकी दोस्त और आपकी रहनुमा भी थीं। आपका पानदान तैयार है खाला जान। खाला जान? एमए में क्या वक्त गुजारा है मैंने। बेगम, क्या मैं अपने इस मखसूस लिबास में पान और पानदान के साथ ऐसा गाउदी नजर आता हूँ क्या कि कॉलेज के लड़के मुझे खाला जान करके छेड़ते थे? वो कमबख्त बदज़ौक थे। एक सीधे साधे इंसान की काबिलियत और दरवेशाना तबीयत उन्हें क्या समझ में आती। खैर, मैंने धोबी से कपड़े मंगा दिए हैं। आज आपको जलसे में जाना है ना? क्यों? क्या आप नहीं चल रही? आप भूल रहे हैं, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे वहां जाना है। बेहतर, तो आप भी तैयारी कीजिए। निशातुन्निसा बेगम जलसे जुलूसों में हसरत के साथ जाया करती थीं। बेगम के साथ होने से हसरत की सरगर्मियों को मजीद तक़वियत मिलती थी। हसरत अंग्रेज़ों के खिलाफ सरगर्म अमल रहने की वजह से कई बार जेल गए। ऐसे में निशातुन्निसा बेगम उनके मुकदमों की पैरवी करती थीं, उनसे जेल में मिलने जाती और उनको तसल्ली और तशफ़ी देती। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपकी अपील बगैर किसी वकील बैरिस्टर के मंजूर हो गई और पेशी 1 जुलाई को मुकर्रर है। ये सब आपकी कोशिशों का नतीजा है। अकेले दम से आप भाग दौड़ में लगी रहती। शुक्र है कि भाग दौड़ कामयाब हुई। असल में परेशानी तो मुझे तब होती है जब मैं जेल पहुंचती हूं और वहां मुझे पता चलता है कि आपको खुफिया तौर पर कहीं भेज दिया गया है। खैर, आप दिल छोटा ना करें और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको वतन पर मर मिटने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह। मेरी ज़िंदगी उस वक्त तक मुकम्मल कहला ही नहीं सकती जब तक उसमें आपकी वफा, शायरी और वतन परस्ती शामिल न हो जाए। बेगम हसरत 1885 में मोहान, जिला उन्नाव में एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में पैदा हुई थीं। हसरत की सियासी, अदबी और अमली जद्दोजहद में वो पूरे इस्तेहकाम और जोशो खरोश के साथ शरीके कार रहती थीं। हसरत साहब की जिंदगी का कोई पहलू ऐसा न था जिसमें वो शरीक न थीं। उन्होंने सफ़रे हज में भी हसरत की रफ़ाक़त की और अपना सफ़रनामा लिखा। बेगम हसरत का तर्ज़ तहरीर बहुत शफ़ाफ और दिलकश था। बेगम हसरत की रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जो लाइलाज थी। आप लंबे अरसे तक बीमार रहीं और फिर जहाने फ़ानी से कूच कर गईं। हसरत ने बेगम की मौत का गहरा सदमा लिया। छोड़कर चल न दे
आखिर अज़राहे इंतकाम मुझको तन्हा रात दिन आंसू बहाने के लिए। मौलाना हसरत ने बड़े वक़ार, शुक्र और सब्र तहम्मुल के साथ ज़िंदगी बसर की और कभी कोई शिकवा ज़बान पर न लाए। आदाब अर्ज़ है मौलाना। आदाब अर्ज़ है सौदागर साहब, तशरीफ रखिए। और खैरियत से हैं? बहुत खैरियत है। क्या तहरीर फरमा रहे हैं? जी, गालिब पर एक मकाला तहरीर कर रहा हूँ। सुनिए गालिब क्या कहते हैं। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। क्या बात है साहब। एक शोला बयां मुकर्रिर, मुदीर और सियासी रहनुमा रुमानी शायरी में उलझा पड़ा है। ये पर्दे के पीछे से निकाल कर क्या खा रहे हैं आप? जरा खादिम को भी दीजिए। ये खाइए सौदागर साहब, गरीबों का खाना है, रईस नहीं खा पाएंगे। ये सब क्या है मौलाना? आज तीसरा फाका है। शुक्र है सूखी रोटी मैसर आ गई, बड़ी तस्कीन मिल गई। खाइए। हसरत एक अलग ही तबीयत के मालिक थे। एक बार मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली से मिलने हसरत रामपुर गए। जब रामपुर के नवाब हामिद अली को हसरत की आमद की खबर हुई तो उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से हसरत को अपने यहाँ मदऊ किया और कहा कि हसरत उनसे कुछ ख्वाहिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैर मकदम है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत जी शुक्रिया। आपके बारे में काफी जिक्र हो रहा था, बहुत ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं। मेरा भी आपके दीदार का बहुत जी चाह रहा था। शुक्रिया। आपके मजमून बड़े जोरदार होते हैं, सच। आपकी तहरीरें पढ़कर दिली खुशी होती है। शुक्रिया नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हसरत साहब, आप कोई फरमाइश कीजिए, मुझे आपकी फरमाइश पूरी करके निहायत खुशी होगी। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका खुलूस मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपसे हमारी मुलाकात हुई है, ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। आपको हमारी इल्तिजा कबूल करनी ही पड़ेगी। तो फिर नवाब साहब, आप अपने कुतुब खाने से 2 कलमी दवावीन इनायत करें। मौलाना हसरत मोहानी एक सीधे साधे इंसान थे जो रकमी मामलात को ज़रा भी अहमियत नहीं देते थे और अखलाक की बेपनाह क़ुव्वत से मालामाल थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुशायरे में शिरकत के लिए मौलाना को बुलाया गया। वो तशरीफ़ लाए, गज़लें पढ़ीं और जब वापस जाने लगे तो तुलबा यूनियन के सदर ने उनकी खिदमत में एक लिफाफा पेश किया। ये आपके लिए। क्या? ये किस लिए? आपकी तशरीफ आवरी का मुआवजा। कानपुर से यहाँ तक आने में मेरे 5 रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ से वापस जाऊँगा तो भी 5 ही रुपए खर्च होंगे। अगर मुआवजा देना इतना ही ज़रूरी है तो 10 रुपए काफ़ी। मैं अपनी पुरानी दानिशगाह में अपने अजीज़ तलबा की फरमाइश पूरी करने आया हूँ, उन पर जुर्माना करने नहीं। इसलिए आप इसे रखें। उर्दू मोहल्ला, जिसकी इशाअत 500 से ज़ायद न थी, बस उसी की आमदनी पर आप और आपकी बेगम गुजर बसर करते थे। जेल जाने पर उर्दू मोहल्ला बंद हो जाता और ये आमदनी भी ख़त्म हो जाती, लेकिन तब भी आप और आपकी बेगम सब्र से खुददारी का दामन थामे रखते। इकबाल का शेर उनकी जीती जागती तस्वीर का मुंह बोलता अक्स है।
मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। हसरत हुर्रियत के शैदाई और सदाकत के परस्तार थे। हसरत के नज़दीक सदाकत और हुस्न में फ़र्क नहीं था, और चूँकि हिंदू देवता श्री कृष्ण हुस्न के अवतार माने जाते हैं, इसलिए हसरत को श्री कृष्ण से दिली अकीदत थी। आप सच्चे अकीदतमंदों की हैसियत से मथुरा और वृंदावन जाते थे। इजाज़त दीजिए पंडित जी, इंशाअल्लाह इस आस्थाने पर जल्द ही फिर से हाजिरी देने आ जाऊंगा। आप नियमित रूप से यहाँ पर हाजिरी देने आते हैं, इसके पीछे क्या राज है मौलाना? कोई राज नहीं है पंडित जी, मैं आता नहीं, ये भूमि मुझे अपनी जानिब खींच लेती। सच, शायद ही कोई भगत आप जैसी श्रद्धा श्री कृष्ण के ताई रखता हूँ। आप जैसे मजहब इस्लाम के पाबंद का हिंदू देवता श्री कृष्ण से ये प्रेम हमें अचरज न देता। अचरज न कीजिए, यकीन कीजिए हजरत श्री कृष्ण रहमतुल्लाह अलैह से मुझे दिली अक़ीदत है। मथुरा के सफर से मुझे रूहानी फैज़ हासिल, रूहानी फैज़। आज़ादी की कीमत हिंदुस्तान ने 2 लाख होकर चुकाई। मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, हिंदू और सिख पाकिस्तान से आ रहे थे। इन हालात में मजहबे इंसानियत की पैरवी करने वाले कहाँ जाते? जो जहाँ था वहीं रहा। मौलाना हिंदुस्तान में ही रहे और पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेकर लोकसभा के रुकन बने। अगर वो चाहते तो इस रुकनियत से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। यकीनन वो अकेले मेंबर पार्लियामेंट थे जिसने ना तो कभी आमद और रफ्त का किराया लिया, ना एजाजिया। वो पार्लियामेंट के इजलास में न सिर्फ शरीक होते थे बल्कि मौका ब मौका तकरीरें भी करते थे। पार्लियामेंट की आइन साज असेंबली बनाई गई ताकि हिंदुस्तान के आइन को तश्कील दिया जा सके। इस आइन में अक़लियतों, खुसूसन मुसलमानों के लिए ज्यादा सहूलतें नहीं थीं। इस आइन पर जब लोकसभा में वोटिंग हुई तो सब अराकीन ने इसके हक में वोट दिया। इसकी मुखालिफत में सिर्फ एक हाथ उठा था और वो हाथ था मौलाना हसरत मोहानी का। ये देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तकरीबन छलांग सी लगाकर मौलाना के पास जाकर बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? आइन की मुखालफत में तन्हा आपका वोट तो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए तो मुखालिफत में हाथ उठाया है कि आइन में भारत के मुसलमानों की हक तलफी के खिलाफ एक आवाज तो बुलंद हो। जिंदगी पर कभी मौलाना की गिरफ्त ढीली नहीं पड़ी। वो आखिरी दौर में अहाता कमाल खां कानपुर में एक किराए के मकान में रहते थे। हसरत तकरीबन 60 साल इल्मी और सियासी जद्दोजहद में मुनहमिक रहे। वफात से 1 महीना पहले तक भागदौड़ में कोई फर्क नहीं आया। फज्र की नमाज से फारिग होकर अपनी डायरी लिखते थे जो गुज़श्ता 13 साल से बिला नागा लिखी जाती थी। इसके बाद नाश्ते से फारिग होकर आप बाजार तशरीफ ले जाते। वापसी 11 बजे होती। इसके बाद 2:30-3 बजे तक अखबारात और कुतुब बीनी का मशगला जारी रहता और 3 बजे तक मुस्लिम लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। असर के करीब मकान पर वापसी होती। मगरिब से पहले शाम का खाना तनावुल फरमाते और फिर कुतुब बीनी में मसरूफ हो जाते और तकरीबन 10 बजे तक सो जाते थे। 12 मई 1951 में मुख्तसर अलालत के बाद मौलाना का लखनऊ में बमकाम फिरंगी महल इंतकाल हुआ
और आप अपने पीरो मुर्शिद के नजदीक दफन हुए। कहाँ गए वो लोग जो आजादी के लिए बेचैन थे, इसी जुस्तजू में थे कि हम रहें न रहें लेकिन मुल्क आजाद हो जाए। ऐसे जज्बे और कुर्बानियों को सलाम, मौलाना हजरत मोहानी को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।